हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा फैक्ट का एग्जाम है। आपको पता है वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है, तो उसका हम पीवाई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, विद हम कंप्लीट एनालिसिस के साथ। और ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर साइबर फोरेंसिक, फोरेंसिक बायोलॉजी, फोरेंसिक केमिकल एंड फिजिकल साइंस, ये चारों के चारों आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, वेलकम अगेन इन फॉरेन एग्जाम। अब हम इसका सेक्शन वन करेंगे। पहले एप्टीट्यूड इन फॉरेंसिक साइंस की बेसिक एप्टीट्यूड्स क्या क्या आते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे उससे आगे कंटिन्यू, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। ICP-MS स्टैंड्स फॉर। अब इसके लिए आपको ICP-MS के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, जो मैं आपको अभी कंप्लीट बता दूंगी। तो इसकी क्या फुल फॉर्म होती है वो पूछा गया। इंडक्टिव कूल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। MS का पता है, मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है। इंडक्टिव कंडक्टिव प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इंडक्टिवली coupled plasma mass spectroscopy, inductively collected plasma mass spectroscopy। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है, स्पेक्ट्रोमेट्री होता है। स्पेक्ट्रोमेट्री आपको पता है क्या है, एक तरह से MS जहाँ यूज हो जाता है, और जो ICP-MS हो गया, जो अलग अलग जो हमारी टेक्निक्स हो जाती है उसे हिप्नेटिक टेक्निक बोल देते हैं हम। ठीक है, हिप्नेटिक टेक्निक आपने नेट के अगर सिलेबस में देखोगे तो वहाँ हाइप्नेटिक टेक्निक्स आपको कुछ देखने को मिलते हैं। अभी हम इसको कंप्लीट समझेंगे ICP-MS होता है क्या है। उससे पहले हम ये नीचे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला स्लाइड में मैंने सारा का सारा डायग्रामेटिकली रख रखा है, तो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 36, मेजरमेंट क्लोज टू अ ट्रू वैल्यू नोन एज। जो हमारी मेजरमेंट होती है क्लोजेस्ट स्टेबल पुट, वो उसको क्या बोलेंगे जब जो ट्रू वैल्यू, ट्रू आपको पता है जो भी करेक्ट वैल्यू होती है उसके पास जो होता है उसे एवरेज बोला जाता है, एरर बोला जाता है, प्रिसाइज या एक्यूरेट। तो जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है, जो आपको चाहिए, जैसे 10 चाहिए, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, इसके बिल्कुल नियर है, तो उसको आप एक्यूरेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेट कैसे, जो एक्यूरेसी रेफर करती है हमारी क्लोजनेस, कितना हमारी क्लोजनेस है। ठीक है, बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, जो आपने मेजर की है, ये आप पूछ सकते हैं किसके बीच है, बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम एक्यूरेट बोलते हैं। क्योंकि ट्रू वैल्यू और आपने मेजर करिए, इसके पीछे थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, और जो कि एक्सेप्ट की जाती है उसकी जो क्वांटिटी होती है। ठीक है, एवरेज आपको पता है किसी भी चीज का मीन जो निकालता है, टोटल वैल्यू को सम ऑफ द टोटल से करके हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। एरर आपको पता है नेगेटिव टर्म है, जो कि नेगेटिव डिनोट करती है। प्रिसाइज, प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज भी डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। कोई भी चीज की कंसिस्टेंसी आपकी कितनी है उसके रिगार्डिंग ये हमारी बात करते हैं, कंसिस्टेंसी। ठीक है, मेजरमेंट की जो कि क्लोज होती है अदर मेजरमेंट के, जो सेम क्वांटिटी की है हमारे, और जो मेजरमेंट क्लोज नहीं है ट्रू वैल्यू के, पर वो अदर जो आपने सेम प्रैक्टिकल जो परफॉर्म किया उसके क्लोज है, उसको प्रिसाइज बोलते हैं। बट जो आपकी ट्रू वैल्यू है, रियल में आपको जो चाहिए उसके जो नियर नहीं है, उसको हम प्रिसाइज बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मीनिंग होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन और स्प्रेड ऑफ सेट्स ऑफ वैल्यू। इसके बारे में बात करते हैं, जो कि एक तरह से एवरेज हमारा निकालते हैं, जो कि हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच करते हैं, स्टैटिक्स लगाते हैं, जो कि हमारा मैथमेटिकली वैल्यूज पे लगता है। ठीक है, मैथमेटिक्स की वैल्यू पे जो हमारी वैल्यूज पे लगता है उसे हम एसडी बोलते हैं, एसडी, जिसको हम डिनोट किया जाता है हमारा सिग्मा से। ठीक है, अब इसका क्या है, हाउ नियर आर द डाटा पॉइंट फ्रॉम द रेंज। पहले ही मैंने बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन से बात कर रही है, जो कि हमारे क्या निकाल रही है, मीन निकाल रही है। ठीक है, मीन निकाल रहे हैं, तो आप खुद ही देख लो, हाउ नियर द डाटा पॉइंट फ्रॉम द मीन, और हाउ फार आर द डाटा पॉइंट फ्रॉम द मीन, और हाउ फार आर द डाटा पॉइंट फ्रॉम द रेंज। रेंज, रेंज का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ मीन के ऊपर है। अब ये फार की बात कर रहे हैं, नियर की हमें उसकी बात करनी है। जो हमारी मीन होती है वो मोस्टली आपको पता है, जो एवरेज वैल्यू आपकी निकालेगी वो हमेशा एवरेज क्या होता है, जो सेंटर में आप कोई डिजिट लगी हुई है उसके जो सेंटर में जो पॉइंट आ जाता है उसके बिल्कुल आसपास जो दिखता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कहता है हाउ फार आर द डाटा पॉइंट फ्रॉम द मीन, मीन से कितना फार है, तो ही हम इसको एक्सेप्ट करते हैं या हम रिजेक्ट करते हैं, जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। तो इसका जो है फोर्थ नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है। एसडी, एसडी एक तरह से इंडिकेट करती है कि आपका जो इंडिविजुअल डाटा पॉइंट आया है वो मीन वैल्यू के डाटा सेट के कितने फार है। ठीक है, उसका लो स्टैंडर्ड डेविएशन सेट किया जाता है, और इसमें क्लोजनेस भी देखी जाती है, और कितना दूर है, बेसिकली स्प्रेड आउट कितना वो फार है उसके रिगार्डिंग हमारी बात की जाती है।
ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आईसीपीएमएस क्या होती है, जो कि डायग्रामेटिकली मैंने आगे लगा रखा है। अब आईसीपीएमएस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है क्या है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, ये हमारी जो टेक्निक होती है, एलिमेंटल जो एनालिसिस हम करते हैं, एलिमेंट एनालिसिस जो करते हैं उसके लिए यूज करती है, जो कि एक तरह से क्या मेजर करती है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन जो एलिमेंट्स है जो सैंपल के अंदर है उसको कंसंट्रेशन को ये मेजर करती है बाय द मीन ऑफ किसकी हेल्प से, जो हमारा सैंपल को यूज करेगा आयनाइज करेंगे। ठीक है, आयनाइजिंग के थ्रू हम उसको पता लगाते हैं एंड उसके बाद उसे सेपरेट कर देते हैं, आयनाइजिंग करने के बाद सेपरेट आउट करते हैं, सेपरेट आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा किस चीज पे वर्क कर रहा है, कंप्लीट ये हमारा डिपेंड होता है चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, मास टू चार्ज रेशियो पे हमारा ये वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या एमएस इसमें लगा है, एमएस हमेशा मास टू चार्ज रेशियो पे हमारा वर्क करता है। अब इसकी जो कंप्लीट अगर मैं बताऊंगी, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक तरह से पावरफुल टेक्निक जो कि यूज की जाती है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, एलिमेंट का क्या, हम किस चीज से एलिमेंट बना है उसका कंपोजिशन देखते हैं। ठीक है, कंपोजिशन जो देखते हैं उस सैंपल के अंदर किस एलिमेंट का क्या है क्या नहीं, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो हम डायग्रामेटिकली पहले ही सारी टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। पहले तो आपको पता है, आप सैंपल, आपको नहीं पता आपने क्या सैंपल डाला है, हम उस सैंपल की बात करते हैं। ठीक है, सैंपल आपने कोई ले लिया, कोई लिक्विड ले लिया, उसके बाद आपको पता है पंप, पंप हमारा क्या होता है, जो उसको आगे फर्दर पंप करेगा, फॉरवर्ड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेबुलाइजर, नेबुलाइजर क्या होता है, नेबुलाइजर ये हमारा डिवाइस होता है जो कि हम कन्वर्ट करता है ए लिक्विड सैंपल को इनटू अ फाइन एरोसोल। जो हमारा लिक्विड सैंपल है उसको फाइन एयर, जो एरोसोल्स होते हैं उसके अंदर इसको कर देता है। जो कि एरोसोल्स क्या होते हैं, जो मिस्ट टाइप के होते हैं ना, उसको हम एरोसोल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एरोसोल्स एक तरह से हमारा कोई भी जो सस्पेंशन हो जाता है हमारे फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल का गैस के अंदर, उसको हम एरोसोल बोलते हैं, जिसका हम पर्टिकुलरली जो उसका साइज और उसके कंपोजिशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं। अब लिक्विड सैंपल को एरोसोल में कर रहा है तो ये अब हमारा जो लिक्विड है ना, लिक्विड पार्टिकल को गैस की फॉर्मेशन में कर देता है, वो नेबुलाइजर का हमारा काम होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जो एक तरह से लिक्विड को एरोसोल में कन्वर्ट करेगा, जो मिस्ट छोटे छोटे कण बना देगा, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, जो कि किसी भी सैंपल को, लिक्विड सैंपल को, लिक्विड यहाँ डाला, इसको यहाँ पे नेबुलाइजर के थ्रू इसको क्या बना दिया, एरोसोल में कन्वर्ट कर दिया। अब एरोसोल क्या करेगा, जो एरोसोल होगा ना, ये हमारा स्प्रे चैम्बर, स्प्रे चैम्बर करेगा, एरोसोल जो बने होंगे नेबुलाइजर के थ्रू वो एंटर कर देंगे इंस्ट्रूमेंट के अंदर, फिर वो रिमूव कर देंगे लार्ज लार्ज जो बड़ी बड़ी एरोसोल की ड्रॉपलेट बनी होगी उसे रिमूव करके, जो बिल्कुल फाइन इसके थ्रू जो होंगे, जो फाइन हमारी एयरसोल के पार्टिकल होते हैं उसको, क्योंकि जो एयरसोल है ये तो लार्ज ड्रॉपलेट्स में भी आएगा और ये स्मॉल में भी, तो स्मॉल को ये आउटसाइड कर देता है और फाइन को ये रख लेता है। उसके बाद हमारा कॉइल की बात होती है। कॉइल को आप एक और नाम से जानोगे, देखने को मिल जाएगा, इंडक्शन कॉइल। ठीक है, इंडक्शन कॉइल क्या करेगा, ये जनरेट करेगा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे हमारी हाई फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ जाएगी। अब हाई फ्रीक्वेंसी अगर किसी में होती है तो इसमें एनर्जी भी हाई होगी, हाई एनर्जी, उसके साथ इसकी जो वेवलेंथ होगी वो इसकी लो वेवलेंथ होती है हमारी। ठीक है, तो द इंडक्शन कॉइल जनरेट होने के बाद वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा इन द प्लाज्मा ऑफ टॉर्च। ठीक है, टॉर्च के थ्रू हमारी प्लाज्मा के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ हाई फ्रीक्वेंसी को फ्लो अप करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किसके हेल्प से हो रहा है, ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस कर रही है प्लाज्मा के अंदर विद द हेल्प ऑफ टॉर्च। ये आपकी टॉर्च बीच में लगी है। टॉर्च आपका पता है जहां पे हमारा प्लाज्मा होगा जनरेटेड, वो कंसिस्ट करेगा कंसंट्रेशन अरेंजमेंट, जो एक ट्यूब के अंदर होगा जिसके अंदर से हमारी आर्गन, जो आर्गन गैस फ्लो करेगी हाई फ्रीक्वेंसी से, जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूसिंग कॉइल करेगी, आयनाइज करेगी उसको हाई टेम्परेचर के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर भी यूज किया जाता है। इसके बाद क्या करेगी, प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, हाई टेम्परेचर आयनाइज हो जाएगा, जिससे क्या जो गैस जनरेटेड होगी टॉर्च के थ्रू वो फिर सैंपल को एटमाइज कर देगी, आयनाइज कर देगी एंड एक्साइटेड कर देगी। ये तीनों के तीनों जो काम होंगे ना, आयनाइज कर दिया, एटमाइज्ड और
एक्साइट, तीनों के तीनों यहाँ पे हो गए। इसके बाद हमारा जाएगा सैंपल कोन के अंदर। सैंपल कोन होगी, ये इंटरफेस होता है बिटवीन प्लाज्मा एंड एमएस, जो हमारी मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती है उसके बीच में। ये एक तरह से फोकस करता है आयन जो एक्सट्रैक्टेड हुए हैं प्लाज्मा के थ्रू, वो हमारे बाद में एमएस की तरफ जाएगी, जिसके थ्रू हमारे डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा स्कीमर लगा हुआ है। स्कीमर कौन क्या करता है, ये कंपाउंड को हेल्प करता है, जो इसकी रिमूव कर देगा जो न्यूट्रल स्पीशीज होगी, जो मतलब एक्स्ट्रा गलती से आ जाएगी, उस स्कीमर उसको फिल्टर करने के लिए काम आता है। ठीक है, इसके बाद आयन गाइड। आयन गाइड को ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, आयन ऑप्टिक्स। ये एक सेट होता है। ऑप्टिक्स आपको होता है ऑकुलर लेंस, जो लेंस वगैरह जो होते हैं हमारे, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ये क्या करेगी, जितने भी सेट ऑफ लेंसेज होंगे सारे इसके अंदर होंगे, जो आयन को गाइड करेंगे जब तक वो एमएस के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये फोकस कर रहे हैं उसको गाइड करके डायरेक्शन दिखाने में। डायरेक्शन तो दिखाएंगे दिखाएंगे, उसके साथ उसको एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करना, उसको स्पीड देना, उसको स्पीड देंगे, आगे की तरफ वो जाएगा। उसके बाद क्या है, वो क्वाड्रू पोल के अंदर चले जाएगा, जहां पे जो एमएस होगा वो सेलेक्टिवली फिल्टर यूज करेगा, जो हमारे आयंस आए हैं मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे। उसके बाद वो अलाउ कर देगा आयन को स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशियो में, जो कि हमारा बाद में फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एमएस का हमारा मेन वर्क हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है चार्ज टू मास टू चार्ज रेशियो में। ठीक है, मास टू चार्ज रेशियो के बेसिस पे कि कितने पे उसने इसको सेट किया, देन फर्दर आपका इसमें डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये हमारा पूरा आईसीएमएस होता है। ठीक है, इसके जो डिटेक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आईसीपीएमएस में जो आप ज्यादा से ज्यादा जो डिटेक्टर यूज करते हैं, जो इसको डिटेक्ट करेगा बाद में उसको एक्सेप्ट करने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसमें क्वाड्रूपोल आप डिटेक्टर यूज करते हैं। यही आपको नाम लिखना है, कि आप सोचो कि कोई अलग से आ जाएगा। क्वाड्रूपोल्स के थ्रू जो डिटेक्टर आके बन के आते हैं, वो फैराडे कप डिटेक्टर। फैराडे कप डिटेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा हम रफ कर लेते हैं। ठीक है ना, जो हमारा फैराडे कप डिटेक्टर होता है, वो एक हमारा सिंपल रोबस्ट डिटेक्टर होता है, जो कि मेजर करेगा आयन करंट डायरेक्टली। ठीक है, जो डायरेक्टली जितना करंट उसके पास होके आया है उसको डायरेक्टली मेजर करता है। वो हमारा जो ये वर्क करता है ना, एक्सट्रीमली सेंसिटिव, हल्की सी भी इसके ऊपर जो होगी वो उससे उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। और इसके अंदर जो होते हैं स्पीशीज को थोड़ी सी लैक होता है, कि कुछ मेजर नहीं कर पाता, कुछ स्पीशीज है उसको नहीं कर पाता। दूसरा हमारे यहाँ पे आता है सैम। सैम क्या है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। ये भी हमारा डिटेक्ट करता है ऐसे ही इन सारी चीजों को। इसके अंदर जो हमारे एक तरह से वर्क किया जाता है, जो डायनोड्स होती है 2N वाली हमारी जो लाइट होती है, उसे एम्पलीफाई करके, एम्पलीफायर इसके अंदर यूज होगा। ठीक है, एम्पलीफाई करके उसके बाद ये इसको डिटेक्ट कर लेता है। जब इसके सरफेस पे आयन स्ट्राइक करेंगे, देन वो हाईली सेंसिटिव होने के कारण उसको एक्सेप्ट करेगा एज कंपेयर टू फैराडे डिटेक्टर। ठीक है, ये भी सेंसिटिव है, पर इससे ज्यादा मोर सेंसिटिव हमारा जो है वो हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा आयन काउंटिंग डिटेक्टर। आयन काउंटिंग डिटेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमारे डिटेक्ट करते हैं जो इंडिविजुअल आयंस होते हैं, जो कि स्ट्राइक करेंगे हमारे डिटेक्टर के सरफेस पे, फिर वो हाईली सेंसिटिव होते हैं और उसको लो लेवल आइसोटोप में ट्रेस एलिमेंट्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे तीसरे नंबर पे हो गया। चौथे नंबर पे टीओएफ डिटेक्टर। टीओएफ क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारे मॉडर्न आईसीपीएमएस के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं जितने भी आयन रीच करेंगे डिटेक्टर के पास, जितने मतलब जितनी स्पीड से वो एक्सेलरेट होके आएंगे, उसी के बेसिस पे ये एक तरह से डिटेक्ट कर लेता है। ये हमारे 4 आपको डिटेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको सबके काम बता दिए, कौन सा क्या कैसे काम करता है। तो एक इसका हम पूरा सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पता है ये सीक्वेंस बेसिकली पूछ ली जाती है, कि पहले सैंपल लगाए, इसके बाद 2-3 चीजें खा जाएंगे, यहाँ पे नेबुलाइजर लगा होगा, नेबुलाइजर के बाद क्या नाम है, प्लाज्मा लगा होगा, प्लाज्मा के बाद लगा स्कीमर। ठीक है, स्कीमर हो गया, उसके बाद क्वाड्रोपोल हो गया, देन आपका डिटेक्टर हो गया, डिटेक्टर में भी कोई नाम हो जाएगा।
और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई इतना नाम लिख दिया, तो आपको इसकी सीक्वेंस लगानी होती है। अभी तो मैंने सीक्वेंस ही बता दिया, तो यही सीक्वेंस होती है और इसके बीच में इनके सारे नाम भी हो सकते हैं। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सैंपल इंट्रोडक्शन नॉर्मली कर रहे हैं, ये जैसे वर्क करता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी एट लास्ट में, क्योंकि ये जो मैं रख कर रही हूँ ना, स्पेस के थोड़ा इशू है। मैं सोचती हूँ कि जो चीजें मैं जहां बता रही हूँ उतना वहीं पे बता दूं। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जो आपने पहले यहाँ पे सैंपल डाला, ठीक है, सैंपल को इंट्रोड्यूस करा है। टिपिकली हम यहाँ पे जो सैंपल यूज करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में हम इसका सैंपल यूज करते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इसको पंप के थ्रू आगे एक्सलेट कर देगा। ठीक है, एक्सलेट कैसे, एक्सलेट थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। उसके बाद नेबुलाइजर के अंदर जाएगा, नेबुलाइजर से जो हमारा लिक्विड है स्पीड में जाएगा, तो लिक्विड को क्या बना देगा, एरोसोल्स, एरोसोल्स। ठीक है, एरोसोल क्या होगा, एयर के जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल बना देगा, एक तो लार्ज ड्रॉपलेट बना देगा, एक हमारी स्मॉल ड्रॉपलेट बना देगा। ठीक, उसके बाद स्प्रे चैम्बर के अंदर जाएगा, स्प्रे चैम्बर क्या करेगा, इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और आपको पता है नेबुलाइजर कैसे इसको एरोसोल बनाएगा लिक्विड को। इस लिक्विड को खुद से सोचो, अगर किसी लिक्विड को हाई पंप से भी डाल रहे हैं और नेबुलाइजर लगा है, तो ये किस बेसिस पे काम कर रहा होगा, ये हमारा वर्क करता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा, हीट करेगा, जब भी तो इसको उसमें एरोसोल्स में बनाएगा, तो ये हमारा वर्क कर रहा है हाई टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद क्या करेगा, वो स्प्रे चैम्बर से जाएगा, स्प्रे चैम्बर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जो कॉइल लगे है कॉइल के थ्रू सिर्फ हम स्मॉल वालों को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, स्मॉल वाले आगे फॉरवर्ड हो गए, हमारे स्मॉल वाले फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीज पे वर्क कर रहा है, अभी मैंने पीछे बताया था, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारा वर्क करता है, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। मतलब हर चीज हाई हाई रखनी है आपको, कहीं भी आपको लो वेवलेंथ वगैरह कुछ नहीं, वेवलेंथ की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे। तो इसके बाद कॉइल क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी से जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की हमारी ऑल्टरनेटिवली आप यूज कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के उससे टॉर्च के थ्रू प्लाज्मा के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर, जो आयनाइज हो जाते हैं हमारे उन सारे सैंपल्स को। ठीक है, अब आगे ये प्लाज्मा के अंदर चले गए, जो स्मॉल वाले हैं, प्लाज्मा के अंदर जाने के बाद वो सिंपली हमारे प्लाज्मा में इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, जो कि प्लाज्मा का एक और नाम आप याद रखना, आर्गन प्लाज्मा। ठीक है, और वो इसको बाद में क्या करेगा, इसके अंदर से पास करेगा आर्गन गैसेस को। जितना ये हमारा सैंपल गया है, इसके अंदर से आर्गन गैस को यूज करेगा, आर्गन गैस, उसको भी हाई फ्रीक्वेंसी के थ्रू इंड्यूस कराया जाएगा। फिर प्लाज्मा क्या करेगा, वो रीच कर जाएगा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर प्लाज्मा लेके जाता है, 10,000 तक ये अपना टेम्परेचर लेके जाता है। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस में मैं बात कर रही हूँ, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाएगा, जिससे क्या होगा, जो सैंपल होगा ना वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सैंपल है ब्रेक डाउन हो जाएगा, सैंपल को ब्रेक डाउन कर देगा छोटे छोटे पीसीज में। उसके बाद क्या करेगा, जो आयनाइज हुआ होगा, जो हमें चाहिए हाई टेम्परेचर पे, जो आयनाइज एटम होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज में। यहां से जाने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो हमारे आयनाइज सैंपल्स होंगे। देन उसके बाद एमएस उसके ऊपर वर्क करेगा, जो स्कीमर होगा, स्कीमर उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा जितना उसको भेजना पड़ेगा। आयन गाइड क्या करेगा, उसको एक्सीलरेट कर देगा, जो हमारे एक तरह से पंप काम करता है, वही इसको आगे एक्सलेट कर देगा। तो एमएस क्या, जो हमारा क्वाड्रिपोल है, क्वाड्रिपोल क्या करेगा, जो प्लाज्मा से आया हुआ है, छोटे छोटे एटम्स आए हुए हैं, उसको एमएस के अंदर इंसर्ट करेगा। एमएस के अंदर उसको एक्सलेट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसको आगे इंसर्ट किया जाएगा। देन उसे आगे पाथ देके उसको एक पर्टिकुलरली मास टू चार्ज रेशियो में थ्रू इसको हैवियर आयन और जो लाइटर आयन है उसको डिफरेंशिएट करके उसे डिफरेंट डिफरेंट पाथ में भेज दिया जाएगा। ठीक है, हाई, क्योंकि स्मॉल के भी हाई और जो हमारे लाइटर होंगे, ठीक है, हायर और लाइटर आयन होंगे, उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। फिर डिटेक्टर है, वो भी हमारे चार्ज टू मास रेशियो होगा, मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, मास टू चार्ज रेशियो के ऊपर बात करके उसे मेजर करेगा डिफरेंट डिफरेंट उसमें, जैसे जैसे डिटेक्टर होंगे, जैसे जैसे हाई है हायर को हायर में देखेगा, लोअर को लोअर में देखेगा। ये हमारा पूरा आईसीएमएस का होता है। आई होप आपको इंडक्टिव कपल प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री समझ आ गई। ठीक है,
सिंपल लैंग्वेज में कहूंगी, ये हमारी टेक्निक है जो कि एलिमेंट को एनालिसिस करेगी ऑन द बेसिस ऑफ जो कंसंट्रेशन उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको फिर सेपरेट करेगी, देन उसको डिटेक्ट करेगी। इसके अंदर जो सैंपल है वो लिक्विड फॉर्म में यूज किया जाता है, लिक्विड के बाद उसे एरोसोल्स में कन्वर्ट किया जाता है, एरोसोल्स में हाई टेम्परेचर की वजह से वो एरोसोल्स में बनता है, फिर हाई फ्रिक्वेंसीज की वजह से वो जो है जो हैवी और लाइटर उसको डिफरेंशिएट करके आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू आप जो मैग्नेटिक फील्ड वर्क करते हो। देन वो प्लाज्मा के अंदर जाता है, प्लाज्मा के अंदर आर्गन गैस होती है, आर्गन गैस को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो 10,000 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उसके साथ, उसके बाद वो छोटे छोटे सैंपल्स में उसको ब्रेक डाउन कर देता है, फिर जो ब्रेक डाउन सैंपल है स्कीमर के थ्रू उसको आगे पास ऑन कर दिया जाता है फिल्टर करके, ठीक है, बहुत स्पीड से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आगे जाके क्वाड्रुपोल मैग्नेटिक फील्ड हमारी वर्क करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगी, हायर आयन होंगे और लाइटर आयन होंगे उनको मास टू चार्ज रेशियो पे डिवाइड कर देगी। देन हमारे जो चार डिटेक्टर होते हैं, फैराडे कप डिटेक्टर, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, आयन काउंटिंग डिटेक्टर और टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर, ये इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ये पूरा पूरा जो हमारा आईसीपीएमएस है ये यहाँ पे आपका खत्म हो गया। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप देखो आंसर नंबर 3, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटो में जो स्पेक्ट्रोमेट्री होता है और उसका नेक्स्ट सेकंड वाले का आपका एक्यूरेट है, और लास्ट वाले का हाउ फार आर द डाटा पॉइंट फ्रॉम द मीन, जो आपका स्टैंडर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहे हैं, मिसिंग टर्म आइडेंटिफाई करने हैं 125, 250 और डैश और 400, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ये यूज कर लेते हैं, 125 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 250 बन जाएगा, तो आपको ये वाली टर्मिनोलॉजी मिल गई। इसके बाद आप 250 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से, तो आपका कितना बनेगा, 250 को 2 से 500, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगर यहाँ पे 250 होगा और 2 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे 500 आना चाहिए, अगर 2 से करते तो ये 500 तो 400 से बड़ी टर्म है तो इससे 400 से कम वाली होनी चाहिए, तो ये सारी सारी टर्मिनोलॉजी कम है। तो हम दूसरी अप्रोच यहाँ पे देखते हैं कि जो 125 है उसके अंदर इसने 125 प्लस किया, तो आपका 250 बन गया, है ना। फिर आप 250 के अंदर प्लस कर रहे हो कितना, 125 ही फिर से कर दो, 125 250 के अंदर अगर प्लस करते हो तो आपका 375 आपका बन जाएगा, जो कि आपका कहीं ना कहीं आंसर दिख रहा है। पर अगर आप फर्दर 375 के अंदर 125 करोगे तो भी आपका 500 बनेगा, तो आगे का हमें ज्यादा अप्रोच नहीं देके चलनी, तो आपका जो सिमिलर आंसर है वो आपका 375 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, आउटपुट पूछा है और इनपुट डिवाइस पूछा है, तो आपको पहले आउटपुट और इनपुट पता होने चाहिए कौन से होते हैं, ठीक है। इनपुट एक तरह से आउटपुट डिवाइस हमारे जैसे होता है कोई भी जो आप देख पा रहे हो, जो आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। आउटपुट आपका रिजल्ट हो गया, इनपुट जिसको आप कमांड दे रहे हो, कमांड कि आप इनपुट उसके अंदर कुछ पुट कर रहे हो, तो ऐसे हमारी बात करते हैं। तो आउटपुट अगर मैं बात करूंगा जैसे डिस्प्ले, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वो जो डिस्प्ले है आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। प्रिंटर, आप कुछ प्रिंटर ले रहे हो, प्रिंटर से प्रिंट आपको मिल रहा है। स्पीकर, जहां से आपको साउंड मिल रही है। प्रोजेक्टर, जो आप देख पा रहे हो सुन पा रहे हो सारी चीजें, ठीक है, ये सारे हमारी चीजें होती है। और इनपुट में कैसे, आप कीबोर्ड से कमांड दे रहे हो ना, कीबोर्ड को दबा रहे हो जब तो वीडियो देख पा रहे हो, माउस से आप कोई गेम कुछ भी आप इनपुट दे रहे हो। टच पैड हो गए, जैसे आप फोन के और किसी भी चीज के टच पैड यूज करते हो, जॉयस्टिक्स हो गई हमारी, स्कैनर हो गए, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गए, ठीक है, टैबलेट्स हो गए, बारकोड रीडर हो गया, उसको हाथ से करके आप एक तरह से इनपुट कमांड दिलवा रहे हो ना। तो आउटपुट डिवाइस इसमें पूछा है, क्या माउस आउटपुट है, नहीं ये आपका इनपुट है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। प्रिंटर आपको रिजल्ट दे रहा है, तो ये आपका आउटपुट में आ जाएगा। जॉयस्टिक जो है इनपुट होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी डजंट हैव सीएफएसएल, ठीक है, यूटी पूछ रहे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं हम यूटी को। असम के पास आपको पता है गुवाहाटी, या आपके सीएफएसएल, चंडीगढ़ के पास, चंडीगढ़ का आपको पता है सीएफएसएल चंडीगढ़, गुजरात का अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है एनएफएससी, ठीक है। वेस्ट बंगाल, आपका वेस्ट बंगाल कलकत्ता, कलकत्ता में आपको सीएफएसएल है ना, तो किसमें नहीं है वो आपको पता चल गया, गुजरात, ठीक है। ये मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो थी उसमें आपको पूरी हिरारकी बता दी थी। तो आंसर नंबर 1 375, आंसर नंबर 3 प्रिंटर, एंड आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 जो क्या कह रहा है, सेलेक्ट दी करेक्ट वर्ड, आपको स्पेलिंग सेलेक्ट कर दिया है। ACELERES एक्सलेशन, ACCELERATION एक्सलेशन, ACC, इसमें से कौन सी आपकी करेक्ट है वो आप आइडेंटिफाई करो, या आपके ऊपर डिपेंड है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना।
वैसे इसके वीडियो के एंड में आपको आंसर इसका मिल जाएगा, फिर भी आप देख लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। मेरे आंसर दिखाने से पहले ही बता देना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, पता चल जाएगा आपका गलत है या सही है। और अगर नहीं भी बताना तो आप बता देना कि राइट और रॉन्ग। Question number 42. The component of a computer that connect the processor to other hardware is known as. other hardware से बात कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, ठीक है, कौन सा वो कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है अदर प्रोसेसर अदर हार्डवेयर से। तो कीबोर्ड, आपको पता है कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड पूरा पूरा जो आपका लैपटॉप कंप्यूटर जो डिपेंड है वो मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड एक तरह से एक प्रोसेसर को कनेक्ट कर देता है कंप्यूटर के साथ एक हार्डवेयर से। एक तरह से अगर मैं आपको बताऊंगी, मदरबोर्ड हमारा मेन प्रिंटेड सर्किट होता है, इसको एक और दूसरे नाम से डिवाइड के पीसीबी से बोला जाता है, मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। ये आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अभी मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी चार्जिंग की कमी है और मेरे पास अभी ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है, तो आज के हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे अगर मैं कर पाऊंगी तो, अदरवाइज यहाँ भी स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रोवाइड करता है फिजिकल माउंटिंग, जो कि आपका कनेक्ट कर रहा है मदरबोर्ड को, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट हो गए, जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी मॉड्यूल्स हो गए, कार्ड्स हो गए, ग्राफिक कार्ड्स हो गए, नेटवर्क हो गए, वो सारे के सारे हमारे पीसी में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर हमारे फिजिकल माउंटिंग हो जाते हैं, इसके ऊपर सब कुछ आ जाता है। ये एक इंटरकनेक्टिंग कंपोनेंट भी होता है, इंटरकनेक्टिंग कंपोनेंट, जो कि क्या कर रहा है, मदरबोर्ड के जो जितने सॉकेट होते हैं, स्लॉट होते हैं, कनेक्टर होते हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर सेटअप होते हैं, एक कम्युनिकेट के काम करता है। और इसके अंदर जितने सीपीयू के, मेमोरी के, इनके सबके सॉकेट पीसीआई जो पीसीआई स्लॉट्स होते हैं, साटा कनेक्टर जो कि कनेक्टर बने हुए होते हैं, स्टोरेज डिवाइड के लिए, यूएसबी पोर्ट्स के लिए, ऑडियो जैक्स के लिए, सारे के सारे इंटरकनेक्टिंग काम करता है ये, ठीक है। इवन यही आपका प्रोवाइड करता है पावर को, ठीक है, जो हमारी पावर होता है, जो मदरबोर्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को, जो कंप्यूटर की पावर सप्लाई यूनिट होती है पीएसयू, ठीक है, पीएसयू है पावर सप्लाई यूनिट के पास, जो कि वेरियस कंपोनेंट को कनेक्ट कर देता है। इवन इसके अंदर कनेक्ट होता है, जो पावर कनेक्टर होता है वो वोल्टेज रेगुलेट सर्किट भी इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा एक इसके अंदर ये होता है होस्टिंग बायोस। बायोस क्या होता है, जो हमारा मदरबोर्ड होता है वो कंटेन करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और इसके आपको अंदर यूईएफआई भी देखने को मिल जाता है। इसका क्या होता है, यूनिफाइड एक्सटेंशिबल फार्म फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। ये इनिशिएट करता है हार्डवेयर कंपोनेंट को, स्टार्टअप वगैरह जो हमारा मेन बेसिक इंस्ट्रक्शन होता है वो आपका बायस रखता है। इसके बाद ये फैसिलिटेट करता है डाटा ट्रांसफर के लिए भी, आपका जितने साटा पोर्ट हो गया, यूएसबी पोर्ट हो गए, ये सारे के सारे आपका एथरनेट हो गया, नेटवर्क से कनेक्ट करना, ये सारा का काम कर रहा है। एक तरह से ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जितने भी आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका एक्सप्रेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 का 42 का आपका मदरबोर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ये हमारा द डेबर टेस्ट रिक्वायर्ड दैट द ट्रायल जज मेक द डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो डेबर टेस्ट है, आपको ये तो पता ही नहीं होगा डेबर टेस्ट क्या होता है। डेबर टेस्ट जो होता है ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का टेस्ट है नहीं, ठीक है। डेबर टेस्ट को जो एस्टेब्लिश किया था जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, उसके सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स है उनने कुछ केसेस के अंदर इसको यूज किया था। और ये सबसे पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है इसे 1993 में यूज किया था। इसने एक तरह से ये क्या कहा था कि जो एक्सपर्ट विटनेस है, ठीक है, एक्सपर्ट जो हमारा विटनेस होता है उसकी जो एडमिसिबिलिटी है, किसके बेसिस पे आप लोगे कोर्ट के अंदर, इसके रिगार्डिंग बात की गई थी, ठीक है। इसने एक तरह से रिप्लेस किया जाए तो हमारा जो फ्रेज वाला था ना, फ्रेज टेंडर्स को
इसको इसने रिप्लेस कर दिया था। ये क्या कहता था प्रेस स्टैंडर्ड, ये हमारा कहता था आपका जो प्राइमरी जो टेक्निक है वो किसी थ्योरी के बेसिस पे या जनरल एक्सेप्टेंस है लोगों की या रेलिवेंट है उसकी बेसिस पे आप एज ए एक्सपर्ट विटनेस मान सकते हो। बट डेबर टेस्ट क्या कहता है, जो आपका एक्सपर्ट विटनेस होगा वो आपका मेनली जो फैक्टर होगा वो साइंटिफिकली वैलिड होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिकली वैलिड के ऊपर कोई भी हाइपोथेटिकली नहीं, कोई भी सोशलाइज के उसके पे नहीं, कोई भी रेगरेस नहीं कि आपने ये देखा हो एग्रेसिव वे में आपने बता दिया, तो ये साइंटिफिकली आपका वैलिड होता है। ठीक है, इसमें जो मेनली बात होती है टेस्टेबिलिटी की, जो आपका टेस्टेबिलिटी एक्सेप्टेबल है या जो आपका सब्जेक्टिव आपने लिया है वो टेस्ट करके आप टेक्निक के ऊपर जाओगे। ठीक है, आप पीयर रिव्यू करते हो, जैसे आप रिसर्च पेपर करते हो वैसे ही आप उसकी रिगार्डिंग चीजों को रिव्यू करोगे। ठीक है, उसके बाद जिससे उसके अंदर एरर रेट है, ठीक है, एरर रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नोन कितना है, अननोन कितना है, उसका मेंटेनेंस एग्जिस्टेंस कितनी एग्जिस्टेंस ही आपकी शो करेगा, कितना मेंटेनेंस है, उस चीज के रिगार्डिंग आपको ये देखता है। जनरल एक्सेप्टेंस जो कि हमारी होती है उसके रिगार्डिंग हमारा डेबर टेस्ट बात कर रहा है। तो ये हो गया द साइंस मस्ट बी वैलिड, द साइंस मस्ट बी हाइपोथेटिकल, द साइंस मस्ट बी राइगरस, द साइंस मस्ट बी सोशल। तो ये साइंस मस्ट बी वैलिड, वैलिड के ऊपर आपकी बात करता है ये आपका इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो डेबर्ट आपका लास्ट ईयर पूछा गया, तो इस बार आपका फ्रेज स्टैंडर्ड पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा और पढ़ लेना। चूज द डिफरेंट वर्ड। अब इसमें डिफरेंट वर्ड आपको क्या लग रहा है, फ्रॉग, स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल। आप खुद ही सोच लो, फ्रॉगी है क्योंकि जंप करके चलता है, और स्नेक क्या है, रेंग के चलता है, लिजर्ड क्या है, दीवार पे रेंग के चलते हैं, क्रोकोडाइल भी रेंग के चलता है। तो आपका इसका फ्रॉग इज द करेक्ट आंसर। तो 43 का क्या है, द साइंस मस्ट बी वैलिड, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रॉग इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द पेशेंट वाज क्योर्ड डैश मलेरिया। अब तो इंग्लिश का ये ओफ आएगा, फोर आएगा, थ्रू आएगा, फ्रॉम आएगा। दो तो पेशेंट क्योर्ड क्या गया, ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह से, तो इसका फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। एनएबीएल आपको पता है एनएबीएल क्या होती है, लास्ट क्लास में मतलब दोनों क्लासेस में एनएबीएल के बारे में मैंने बताया, तो इसमें मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। एनएबीएल एक्रीडिटेशन सिस्टम इज एस्टेब्लिश इन द अकॉर्डेंस विद, किसके अकॉर्डेंस हमारा होता है। एनएबीएल आपका पता है स्टैंड कर रहा है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। ठीक है, ये हमारी ऑटोनोमस बॉडी होती है, ऑटोनोमस बॉडी होती है जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, जो ऑपरेट करते हैं एक्रीडिटेशन जितने भी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये मेनली आपके प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, जो भी आपकी लेबोरेटरी में चीजें हैं वो वैलिड जगह पे यूज हो रही है, जो उसके रिगार्डिंग निकालना है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अंदर सीएबी जो हमारा होता है सर्टिफिकेट, जो असेसमेंट बोर्ड होता है या आप कंट्रोल असेसमेंट बोर्ड आप इसको बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग ये वर्क करता है। तो इसका जो आपका आईएसओ और आईईसी नंबर है वो 17025, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब आईओएस और आईईसी क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आईओएस जो होता है हमारा बेसिकली स्टैंड होता है इंटरनेशनल, जो हमारी होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी आपके फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनल जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि आपके इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वर्क करती है। इसे एक म्यूचुअली आपका जो लोगों के बीच में चीजें शेयर की जाती है, म्यूचुअली आप दूसरी कंट्री की चीजें को अपने पास फॉलो करोगे, आपकी कोई और करेगा, एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करते हैं। ठीक है, ये अपना एक आईएसओ सेट करके चलती है। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए अगर हम आईएसओ की बात करेंगे तो ये आईएसओ अपना सेट करेगा 9001 के ऊपर। इन्वायरमेंट में बात करेंगे तो उसमें भी अलग होगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट आप एक देख लेना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इसके अंदर ये आईएसओ सेट करता है आपका 27001। ये आपका आ सकता है क्योंकि आजकल इन सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर ज्यादा चीजें चल रही है, तो इसी के लिए जो हमारे कैप जो लैब के इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए आईएसओ आईईसी 17025 है। और यहाँ पे एस्टेब्लिश कैसे, जो एक्रीडिटेशन सिस्टम आया है इसका एस्टेब्लिश किसके अकॉर्डिंग होता है, वो आईएसओ आईईसी 17011 के अकॉर्डिंग हमारा सारी सारी चीजें होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगी आईईसी क्या होता है, आईईसी भी हमारी सेम चीज आ जाती है। जैसे अगर मैं आईईसी की फुल फॉर्म बताऊं, ये भी हमारा जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड होता है वही इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर आपका एक कोड जनरेट किया जाता है, वो हमारा आईईसी होता है। ठीक है,
एक सेकेंड पानी पी थोड़ा सा। ठीक है, अब आईईसी जो होता है हमारा इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन होता है। ठीक है, इसका भी आपका नंबर वगैरह होता है जिसके बेसिस पे चीजें होती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ऑफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 46 का आईएसओ आईईसी आपका आंसर करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है रैंडम सैम्पलिंग इज नोन एज, क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग, क्या होता है उसके बारे में। तो सैम्पलिंग हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक बार प्रोबेबिलिटी हो गई, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई, देन वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, उसका एक दिन हम पूरा पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड पे, वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देखोगे तो वो रिसर्च एप्टीट्यूड की जो वीडियो है ना वो 1 घंटे में से मेरे 1 आवर 30 मिनट के अप्रोच है। ठीक है, वो मैं आपको इसमें थंबनेल में या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको पढ़ोगे तो आपको पूरा पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड जो यूनिट 2 आपकी आती है ना यूजीसी नेट की पेपर 1 की, ठीक है, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, वो सिर्फ 1.5 घंटे की वीडियो में। ठीक है, मैंने मतलब बहुत वैलिड वैलिड चीजें उसमें आपके लिए बना रखी है। अब रैंडम सैम्पलिंग इज आल्सो नोन एज क्या होते हैं, पॉपुलेशन सैम्पलिंग, स्पेशियस सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या प्रॉपर प्रॉपर, तो ऐसा कुछ होता नहीं। तो बेसिकली अगर नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो रैंडमली सैम्पलिंग क्या होती है कि इसमें जो पॉपुलेशन में होता है हर पर्सन को इक्वल चांस होता है कि क्लास में 10 बच्चे हैं तो टीचर जाके 10 में से 4-5 बच्चों को उठा लेगा, तो उसमें से हाफ बच्चे लिए पर इक्वली चांस है किसी भी बच्चे को उठा सकते हैं, तो उसको हम रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। अब हु इन्वेंटेड क्रोमेटोग्राफी, चार्जिंग कम है तो हम डायरेक्टली आंसर आंसर पे बात करेंगे। माइकल हेनरिक, माइकल टीस्वेट, माइकल बेशनिकोव, माइकल कैलाशनिकोव। तो माइकल टीस्वेट आपने क्रोमेटोग्राफी को इन्वेंट किया था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और माइकल। अब क्वेश्चन है क्राइम सीन के रिगार्डिंग हमारी बात चल रही है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन डजंट इन्वॉल्व, डजंट की बात करिए तो क्राइम सीन, अगर जो क्राइम सीन है क्राइम सीन पे कोई जाएगी टीम तो क्या रखती है वो, स्केचिंग करती है, स्केचिंग करके फोटोग्राफी करेगी, फोटोग्राफी के साथ क्या है उसकी नोट्स बनाएगी, इवन वीडियोग्राफी भी। जो हमारे नए लॉज आए ना उसमें क्या कहा गया है 1 जुलाई से कि ये मैंडेटरी है कि किसी भी केस में 7 साल से ऊपर की जिसमें पनिशमेंट आपको दिख रही है, वो जो पनिशमेंट वाले केस होंगे उसमें आपको क्या है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी होना नेसेसरी है। ठीक है, बेसिकली बात की है वीडियोग्राफी की। ठीक है, वीडियोग्राफी बहुत ज्यादा नेसेसरी है हर उस केस की जो जिसमें जो पनिशमेंट है 7 साल से ऊपर है, अदरवाइज उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये 2024 में जो आपके BNSS वाला है ना CRPC का, उसके तहत ये BNSS है उसके तहत आपका ये रूल आया है अभी। ठीक है, तो वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, नोट मेकिंग हो गई, स्केचिंग हो गई, और उसके साथ साथ क्या जितने आपकी चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन कर रहे हैं आप उसके लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं वो सारी चीजें। तो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन डजंट इन्वॉल्व स्केचिंग रख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, एग्जीबिट ओपनिंग ओपनिंग कर रहे हैं ना तो ये लेबोरेटरी का काम है, लैब करती है। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेज इज, मोबाइल फेज क्या किसकी बात कर रहे हैं, तो ये लिक्विड, जेल, सॉलिड, गैस, थिन लेयर जो लेयर क्रोमेटोग्राफी होते हैं इसमें जो मोबाइल और एक स्टेशनरी फेज होती है। ठीक है, स्टेशनरी फेज क्या होती है जो कि रुकी हुई है, और मोबाइल फेज क्या होती है जो मूवेबल है। एक तरह से आप ये बात कर दो तो थिन लेयर है एक लेयर है। ठीक है, स्टेशनरी जो आप नीचे लिक्विड भरोगे उसकी बात कर रहे हैं, मूवेबल जो इसके अंदर मूव करेगी वो आपके मोबाइल फेज होते हैं, तो एक थिन लेयर के अंदर लिक्विड ही ज्यादातर मूव करता है तो लिक्विड आप यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर लिक्विड है। तो 49 का आपका हो गया एग्जीबिट ओपनिंग और 50 का हो गया आपका लिक्विड। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन हो गए जो आपका सेक्शन ए है उसके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन बी को कंप्लीट, जिसमें क्या है आपका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसके टोटल 150 या 200 150 क्वेश्चन आपके हैं, 50-50 के हिसाब में हम 3 वीडियो में उसको कवर अप कर देंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे, जो ज्यादा नेसेसरी होगा उसको हम एनालिसिस कर देंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो। अगर आप लाइक करते हो तो वो आगे तक रीच कर पाती है, उससे मुझे भी बेनिफिट होता है और मुझे भी अच्छा लगता है और बनाने का मन करता है वीडियोस। एंड शेयर विद योर फ्रेंड। अगर आप फैक्ट की तैयारी कर रहे हैं, ये फैक्ट के लिए जो जर्नल हुआ है ना उसके आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर आपने सारी वीडियो अच्छे से देखी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड कीप कंटिन्यू स्टडिंग फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल।